सीटे जैसी बड़ी परीक्षा की तैयारी का वो आखिरी हफ्ता, जब एक तरफ हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी होती है, दूसरी तरफ गणित के सवाल और ईवीएस की थीम्स, सब कुछ एक साथ। हाँ, सिलेबस इतना बड़ा और समय इतना कम। आज हमारे पास एक ऐसा सोर्स है जो इसी उलझन का एक कह सकते हैं स्मार्ट समाधान देने का दावा करता है। ये एक मैराथन वीडियो है जो इन सभी मुख्य विषयों की पेडागोजी का निचोड़ एक ही जगह परोसने की कोशिश करती है। सोर्स में तो इसे गागर में सागर भरने जैसा बताया गया है। तो आज हमारी चर्चा का मकसद इसी गागर से सागर के कुछ सबसे जरूरी मोती निकालना है। हम पेडागोजी के उन मुख्य सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में सोर्स का दावा है कि वो परीक्षा में 60 से 70 नंबर तक पक्के करा सकते हैं। देखते हैं इस मैराथन गाइड में ऐसा क्या खास है। और ये चर्चा सिर्फ परीक्षा के नंबरों से मतलब कहीं ज्यादा गहरी है। पेडागोजी, जैसा कि सोर्स भी इशारा करता है, सिर्फ पढ़ाने के अलग अलग तरीके नहीं है। अच्छा, यह इस बात का विज्ञान है कि एक बच्चा सीखता कैसे है। अगर आप इस सोर्स की सारी बातों का निचोड़ निकालें तो एक ही फलसफा सामने आता है, बाल केंद्रित नजरिया, चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच। जी, चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच। आज की सारी आधुनिक शिक्षा इसी एक धुरी पर घूमती है। तो चलिए देखते हैं कि ये फलसफा अलग अलग विषयों में कैसे जान डालता है। बिल्कुल, चलिए शुरुआत करते हैं भाषा से, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सही बात है। हिंदी पेडागोजी अलग, इंग्लिश पेडागोजी अलग, लेकिन सोर्स कहता है कि इनके 90% कॉन्सेप्ट एक जैसे ही हैं। और इसमें जो सबसे पहला और बड़ा अंतर समझाया गया है वो है अर्जन और अधिगम का। एक्विजिशन एंड लर्निंग। हाँ, एक्विजिशन और लर्निंग सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर क्या ये वाकई इतने अलग हैं? ये सिर्फ अलग नहीं है, ये सीखने के दो बिल्कुल विपरीत ध्रुव हैं। सॉस से इसे बहुत अच्छे से समझाता है। अर्जन यानी एक्विजिशन एक अवचेतन और प्राकृतिक प्रक्रिया है। सोचिए, एक बच्चा अपनी मातृभाषा कैसे सीखता है? क्या उसकी माँ उसे व्याकरण के नियम सिखाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, वो बस अपने परिवार को सुनता है, माहौल में रहता है और भाषा को एक तरह से सोख लेता है। ये बिना किसी मेहनत के अपने आप होता है। अच्छा। वहीं दूसरी तरफ है अधिगम यानी लर्निंग। ये एक सचेत और औपचारिक प्रक्रिया है। आप स्कूल जाते हैं, एक शिक्षक होता है, किताबें होती हैं, नियम होते हैं। जैसे हम दूसरी भाषा सीखते हैं। बिल्कुल। जब आप दूसरी या तीसरी भाषा सीखते हैं तो वो अधिगम होता है। अच्छा, तो एक है नेचुरल तरीके से भाषा को अपना लेना और दूसरा है उससे नियमों से सीखना। सॉस में एक बहुत काम की टिप दी गई है कि सीटेट की परीक्षा में अगर विकल्प में अर्जन और अधिगम दोनों हों तो अर्जन को हमेशा बेहतर माना जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्जन का माहौल बच्चे को आजादी देता है। वहां गलती करने का डर नहीं होता। बच्चा भाषा को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना सीखता है अपनी बात कहने के लिए, जबकि अधिगम का माहौल अक्सर सही गलत में फंस जाता है, जिससे बच्चे में एक झिझक पैदा हो सकती है। सही। अर्जन पर आधारित क्लासरूम बच्चों को भाषा के साथ खेलने, प्रयोग करने और उसे आत्मविश्वास से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसी सोच को आगे बढ़ाने वाले कुछ बड़े विचारकों का जिक्र भी सोर्स में है। एक नाम है नोम चॉम्स्की और दूसरा स्टीवन क्रैशन। ये नाम अक्सर परीक्षा में आते हैं। जी, बहुत जरूरी है ये दोनों। तो चॉम्स्की के LAD और क्रैशन के कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का असल मतलब क्या है? देखिए, ये बड़े फैंसी शब्द लगते हैं पर इनका कॉन्सेप्ट बहुत सरल है। नोम चॉम्स्की का मानना था कि हम इंसान भाषा सीखने की काबिलियत के साथ ही पैदा होते हैं। जन्मजात। हाँ, जन्मजात। हमारे दिमाग में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी LAD पहले से इंस्टॉल होता है। ये एक तरह का यूनिवर्सल ग्रामर का ब्लूप्रिंट है जो हमें किसी भी भाषा के पैटर्न को पहचानने में मदद करता है। अच्छा। इसीलिए बच्चे इतनी तेजी से भाषा सीख जाते हैं। और स्टीफन क्रैशन इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। उनका कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का सिद्धांत कहता है कि बच्चे तब सबसे अच्छा सीखते हैं जब उन्हें ऐसी भाषा से परिचित कराया जाए जो उनके मौजूदा लेवल से बस एक लेवल ऊपर हो। मतलब न बहुत आसान न बहुत मुश्किल। बिल्कुल, जिसे I+1 लेवल भी कहते हैं। सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने यानी LSRW, इन 4 कौशलों का क्रम तो हम सबने रटा है, लेकिन सोर्स कहता है कि इन्हें अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए। ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। इंटीग्रेटेड? हाँ, इंटीग्रेटेड। ये उस तरीके से बिल्कुल अलग है जैसे शायद हमें स्कूल में पढ़ाया गया था। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। पुरानी धारणा थी कि पहले सुनना बोलना सिखाओ, फिर पढ़ना और फिर लिखना। जी। लेकिन अब हम जानते हैं कि ये सब साथ साथ चलता है। एक बच्चा जो अच्छी कहानियां सुनता है, उसकी बोलने की क्षमता बेहतर होती है। जो बच्चा ज्यादा पढ़ता है,
उसके लिखने में अपने आप गहराई आ जाती है। सही बात है। ये चारों कौशल एक दूसरे को ताकत देते हैं। इन्हें अलग अलग खानों में बांटना सीखने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। भाषा पेडागॉजी में एक और शब्द है जिस पर सॉर्स ने सबसे ज्यादा जोर दिया है, बहुभाषिकता। मल्टीलिंगुअलिज्म। हाँ, मल्टीलिंगुअलिज्म। सॉर्स साफ कहता है कि क्लास में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चों का होना कोई समस्या नहीं, बल्कि एक संसाधन है, एक रिसोर्स है। जी। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर एक टीचर के लिए इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है क्लासरूम की चारदीवारी को तोड़कर असल दुनिया को अंदर लाना। जब एक बच्चा अपनी मातृभाषा, मान लीजिए संथाली में, किसी त्योहार के बारे में बताता है, तो वो सिर्फ एक जानकारी नहीं दे रहा होता। वो अपनी संस्कृति, अपनी पहचान और अपना आत्मविश्वास पूरी क्लास के साथ साझा कर रहा होता है। अरे वाह! इससे बाकी बच्चों को एक नई दुनिया के बारे में पता चलता है और उस बच्चे को ये महसूस होता है कि उसकी भाषा और उसकी पहचान की इज्जत है। टीचर इन अलग अलग भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल करके एक रिच लर्निंग एनवायरनमेंट बना सकता है। लेकिन सिद्धांत के तौर पर ये बहुत पावरफुल है, पर क्या ये व्यवहारिक भी है? सोचिए, एक क्लास में 40 बच्चे हैं और 5 अलग अलग भाषाएं बोली जा रही हैं। क्या एक टीचर के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं बन जाएगा? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये सबसे बड़ी व्यवहारिक चुनौती है। सोर्स इस पर एक आदर्शवादी नजरिया पेश करता है, लेकिन जमीनी हकीकत में इसे लागू करने के लिए टीचर को बहुत कुशल होना पड़ता है। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये नहीं है कि टीचर सारी भाषाएं सीखे। इसका हल ये है कि वो बच्चों को एक दूसरे से सीखने का मौका दे। अच्छा। वो बच्चों को भाषाई जासूस बना सकता है, जो अलग अलग भाषाओं के मिलते जुलते शब्द खोजें। वो हर भाषा का सम्मान करने वाला माहौल बना सकता है, जहां किसी की बोली का मजाक न उड़े। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। ये जो बच्चों की दुनिया को क्लास में लाने की बात है, ये मुझे सीधे हमारे अगले विषय से जोड़ती है, पर्यावरण अध्ययन या EVS। जी। सोर्स कहता है कि ये पेडागॉजी का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है और इसका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है एकीकृत उपागम, इंटीग्रेटेड अप्रोच। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है बच्चे की नजर से दुनिया को देखना। एक छोटे बच्चे के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण ये अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं है। वो तो सब एक ही है उसके लिए। बिल्कुल। उसके लिए पेड़ सिर्फ बायोलॉजी का हिस्सा नहीं है। पेड़ पर लगने वाला झूला उसकी जिंदगी का हिस्सा है। पेड़ की पूजा उसकी संस्कृति का हिस्सा है और पेड़ का कटना एक भावनात्मक मुद्दा है। सही। एकीकृत उपागम इन सभी पहलुओं को एक साथ पिरोता है। इसीलिए क्लास 3 से 5 तक साइंस और सोशल साइंस की अलग किताबें नहीं होती, सिर्फ एक EVS की किताब होती है। और क्लास 1 और 2 में? और क्लास 1 और 2 में तो वो भी नहीं। वहाँ भाषा और गणित की कहानियों और कविताओं से ही पर्यावरण सिखाया जाता है। इसी सोच को एक स्ट्रक्चर देने के लिए सोर्स EVS की 6 मुख्य थीम्स की बात करता है: परिवार और मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम चीजें कैसे बनाते और करते हैं। जी, पूरा सिलेबस इन्हीं 6 पिलर्स पर टिका है। लेकिन सवाल ये है कि इन्हें पढ़ाया कैसे जाए? और यहीं पर EVS की असली आत्मा बसती है। सोर्स बहुत साफ कहता है कि EVS पढ़ाने का तरीका किताबी नहीं हो सकता। मतलब लेक्चर नहीं देना है? बिल्कुल। इसमें क्या नहीं करना है: परिभाषाएं रटाना, मुश्किल शब्द इस्तेमाल करना या सिर्फ ब्लैकबोर्ड पर लेक्चर देना। और क्या करना है? बच्चों को क्लास से बाहर ले जाना, फील्ड ट्रिप्स। हाँ, उन्हें असली दुनिया के अनुभव देना। सोर्स का उदाहरण शानदार है। पौधों के बारे में पढ़ाना है तो क्लास में चार्ट दिखाने से लाख गुना बेहतर है बच्चों को स्कूल के बगीचे में ले जाना। उन्हें मिट्टी छूने दो, पत्तियों की बनावट देखने दो, किसी कीड़े को फूल पर बैठे देखने दो। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक अनुभव है जो हमेशा याद रहेगा। तो EVS का मकसद सिर्फ ज्ञान देना नहीं, बल्कि बच्चों में अपने आसपास के माहौल के प्रति एक संवेदनशीलता और जुड़ाव पैदा करना है। बिल्कुल। जब बच्चा किसी कूड़े के ढेर को देखकर सवाल पूछता है या पानी की बर्बादी देखकर परेशान होता है, तब समझिए कि EVS पढ़ाना सफल हो रहा है। सही। ये बच्चों को जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाने की पहली सीढ़ी है। अच्छा, तो EVS की इस व्यवहारिक दुनिया से अब उस विषय की तरफ चलते हैं जो कई लोगों को बहुत अमूर्त और डरावना लगता है: गणित। मैथ्स। हाँ, मैथ्स। सोर्स कहता है कि मैथ्स पेडागॉजी का पहला काम ही गणित के इस डर को दूर करना है और इसकी शुरुआत होती है NCF 2005 के एक बड़े आइडिया से: सोच का गणितीयकरण, मैथमेटाइजेशन ऑफ थिंकिंग। ये सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है। सुनने में भारी है, पर इसका मतलब बहुत सरल और सुंदर है।
सोच का गणितीयकरण का मतलब बच्चों को सवाल हल करने वाली मशीन बनाना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है उन्हें एक गणितज्ञ की तरह सोचना सिखाना। इसे एक उदाहरण से समझिए। जब आप सब्जी वाले को 28 रुपए किलो वाले आलू के 750 ग्राम के पैसे पूछते हैं और वो बिना कैलकुलेटर के हाँ, पलक झपकते ही हिसाब करके 21 रुपए बता देता है, तो वो क्या कर रहा है? वो मन में ही कैलकुलेशन कर रहा है। वही सोच का गणितीकरण है। उसने कोई फॉर्मूला नहीं रटा, उसने सिचुएशन को समझा, उसे तोड़ा और हल निकाल लिया। यही तार्किक सोच हमें बच्चों में विकसित करनी है। वाह, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। इसी तार्किक सोच को विकसित करने के लिए सोर्स ज्यामिति यानी ज्योमेट्री सिखाने के लिए वैन हिले मॉडल का जिक्र करता है, जिसे एक हॉट टॉपिक माना जाता है। ये मॉडल असल में है क्या और एक टीचर के लिए इसे समझना क्यों जरूरी है? ये एक बेहतरीन मॉडल है क्योंकि ये हमें बताता है कि बच्चे ज्योमेट्री कैसे सीखते हैं। वे सीधे परिभाषाएं नहीं रटते, बल्कि सोच के अलग अलग लेवल से गुजरते हैं। अच्छा। सोर्स प्राइमरी लेवल के लिए शुरुआती 2 लेवल पर फोकस करता है। लेवल 0 है चाक्षुषीकरण, विजुअलाइजेशन। हाँ, विजुअलाइजेशन। इस लेवल पर बच्चा आकृतियों को उनके नाम या गुणों से नहीं, सिर्फ उनकी शक्ल से पहचानता है। जैसे वो समोसे को देखकर कहेगा ये त्रिभुज है, या बिस्कुट को देखकर कहेगा ये आयत है, क्योंकि वो वैसा दिखता है। और इसके बाद वाला लेवल? इसके बाद आता है लेवल 1 यानी विश्लेषण, एनालिसिस। अब बच्चा सिर्फ दिखावट से आगे बढ़कर आकृतियों के गुणों को समझने लगता है, उनके प्रॉपर्टीज। जी। अब वो ये बता सकता है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। एक टीचर के लिए ये समझना जरूरी है कि वो लेवल 0 के बच्चे को लेवल 1 की भाषा में नहीं समझा सकता। उसे बच्चे के लेवल पर उतरकर ही सिखाना होगा। तो एक टीचर इसे क्लास में लागू कैसे करे? सिखाने का सही क्रम क्या होना चाहिए? सोर्स एक सुनहरा नियम बताता है, मूर्त से अमूर्त, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा। यानी पहले बच्चे के हाथ में ठोस चीजें दीजिए जिन्हें वो छू सके, महसूस कर सके। गिनती सिखाने के लिए कंकड़, ब्लॉक्स या राजमा के दाने दीजिए। जोड़ घटाव के लिए गिनतारा का इस्तेमाल कीजिए, एबेकस। हाँ। जब बच्चा इन ठोस चीजों से कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझ जाए, उसके बाद ही उसे कागज पर लिखे अमूर्त सवालों की ओर ले जाइए। हम अक्सर इसका उल्टा करते हैं और वहीं से गणित का डर शुरू होता है। और गणित में गलतियों का क्या? अक्सर गलती करने पर बच्चे को डांट पड़ती है। इस पर सोर्स का क्या नजरिया है? इस मामले में सोर्स का नजरिया बहुत प्रगतिशील है। वो कहता है कि बच्चे की गलतियां पाप नहीं हैं, बल्कि वे सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी और स्वाभाविक हिस्सा है। गलतियां खिड़की की तरह हैं, जिससे टीचर बच्चे के दिमाग में झांक कर देख सकता है कि वो सोच कैसे रहा है। मुझे याद है, एक बार एक बच्चे ने 25 + 15 का जवाब 310 लिखा। 310? ये तो बहुत अजीब गलती है। हाँ, डांटने की बजाय मैंने उससे पूछा, बेटा ये कैसे आया, मुझे भी सिखाओ। उसने बड़े आत्मविश्वास से बताया, 5 और 5 हुए 10 और 2 और 1 हुए 3, तो हो गया 310। ओहो। उस एक गलती ने मुझे तुरंत बता दिया कि उसे स्थानमान यानी प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी समझ नहीं आया है। वो गलती मेरे लिए खजाना थी। उसने मुझे बताया कि मुझे उसे क्या सिखाने की जरूरत है। तो गलतियों को हमें एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह देखना चाहिए। बिल्कुल। क्या बात है। तो अब तक की सारी चर्चा को अगर समेटें तो एक बात साफ है, जिसका जिक्र सोर्स बार बार करता है, चाहे भाषा हो, ईवीएस हो या गणित, हर विषय की पेडागोजी के केंद्र में सिर्फ एक ही चीज है, बच्चा। जी, द चाइल्ड। और इसी आधार पर सोर्स परीक्षा के लिए एक बहुत कारगर टिप भी देता है। वो कहता है कि अगर परीक्षा में कोई ऐसा सवाल आ जाए जो बिल्कुल नया लगे तो घबराना नहीं है। बस शांति से चारों विकल्पों को पढ़ना है और खुद से पूछना है किस ऑप्शन में बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, किस विकल्प में बच्चे को सबसे ज्यादा खोजबीन करने या सोचने का मौका मिल रहा है। सही। सोर्स का दावा है कि 90% मामलों में वही सही जवाब होगा। और यही बाल केंद्रित मॉडल का सार है। ये शिक्षा के पूरे नजरिए को बदल देता है। ये दिखाता है कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ खाली दिमागों में जानकारी भरना नहीं है, बल्कि सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है जो सक्रिय हो, सार्थक हो और बच्चे के अपने अनुभवों से जुड़ी हो। ये शिक्षक को सेज ऑन द स्टेज से गाइड ऑन द साइड बनाता है। वाह। मंच पर बैठे ज्ञानी से साथ में चलने वाला मार्गदर्शक। अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। ये सोर्स परीक्षा पास करने के लिए इन बेहतरीन और प्रगतिशील तरीकों पर ध्यान केंद्रित करता है, और ये बहुत जरूरी भी है जी। लेकिन ये एक गहरा सवाल भी उठाता है। अगर ये बाल केंद्रित तरीके जैसे करके सीखना,
बहुभाषिकता का सम्मान करना, गलतियों को सीखने का मौका मानना इतने असरदार हैं, तो हम इन्हें सिर्फ परीक्षा पास करने की ट्रिक के तौर पर क्यों देखते हैं? सही सवाल है। इन्हें अपने क्लासरूम के रोजमर्रा के अनुभव का एक स्थायी हिस्सा बनाने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा क्या है? क्या ये संसाधनों की कमी है, शिक्षकों की ट्रेनिंग की कमी है, या फिर हमारी अपनी मानसिकता है जो हमें पुराने ढर्रे से बाहर नहीं निकलने देती? इस पर सोचना जरूरी है।